सो ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं थायोफिन की। तो थायोफिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? कलरलेस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट इसके 84 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, ऑर्डर इसकी सिमिलर टू बेंजीन होती है, वाटर में इंसोल्यूबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें ये क्या होता है? सोल्यूबल होता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले नीचे से अपन स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसलिए सोल्यूबल है क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सो इजीली दोनों की प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी मैच होते थे, सोल्यूबल हो जाते हैं। वाटर में इनसोल्यूबल है, मतलब इसके आपके थायोफिन में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, ना तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, नहीं ये वाटर के अंदर आयोनाइज हो सकता है। ऑर्डर वगैरह के तो अपन इतनी बात नहीं करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी इसके इतना ज़्यादा नहीं है ना, 84 डिग्री, मतलब वाटर से भी कम है अगर आप इसको देखो तो 84 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोपिन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोपिन के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करें अगर अपन, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं और आपके सिलेबस में लिख रखा है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बारे में क्यों डिस्कस करना है? तो अपन ने देखो पायरोल के केस में भी डिस्कस किया था, फ्यूरेन के केस में भी डिस्कस किया था, थायोफिन के केस में भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एरोमेटिक रिंग होती है और इस एरोमेटिक रिंग की वजह से ये क्या कर सकते हैं? आपके इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये सेम कैसे है ना, जैसा अपन ने पायरोल में स्टडी किया था, फ्यूरेन में स्टडी किया था, सेम केस आपको मिलेगा किसमें? थायोफिन में। थायोफिन में भी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके जो रिंग है, रिंग के सेकेंड कार्बन या फिर फिफ्थ कार्बन जो होते हैं, है ना, सेकेंड पोजीशन का जो कार्बन होता है और फिफ्थ पोजीशन का जो कार्बन होता है उस पर अटैक करता है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो किस पर होता है? सेकेंड या फिफ्थ कार्बन पर मैक्सिमम होता है। उसके बाद अपन बात करें, थर्ड पे भी हो सकता है, पर थर्ड पे होने की थर्ड और फोर्थ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, पर थर्ड और फोर्थ पे सब्स्टिट्यूशन होने की पॉसिबिलिटी क्या रहती है? कम रहती है, बहुत ही कम रहती है। अब इसका रीज़न क्या? एज इट इज़ रीज़न है कि सेकेंड और फिफ्थ कार्बन पे जब इसका सब्स्टिट्यूशन होता है तो उससे जो आयन बनता है उस आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बट जब थर्ड और फोर्थ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है इससे जो आयन का फॉर्मेशन होता है इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। जैसे यहाँ पर फिर से मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ थायोफिन के केस में। जैसे ये है आपके थायोफिन, एज्यूम कर लो कि थायोफिन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और इसकी सेकेंड कार्बन की भी, इसको तो अपन 1 करेंगे, है ना, आपको पता ही, जब मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तो बताया था कि जो हेटेरोएटम होता है उसको 1 करते हैं, इसको अपन 1 करेंगे, इसको मैंने किया 2। तो मान लो कि सेकेंड कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हुआ इस तरह से, और ये आपके पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक होगा, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफ़र हुए? इस कार्बन पे ट्रांसफ़र हुए, और उसके बाद ही इस पर कौन आके अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन पहले से कनेक्टेड था, एक इलेक्ट्रोफाइल कनेक्टेड हो गया। अब इस तरह का ये आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो आयन है ये क्या करता है? रेजोनेंस करता है फॉर दिस स्टेबिलिटी। रेजोनेंस किस टाइप से करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर बॉन्ड आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही पहले से, और यहाँ पे कौन आ गया? इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ठीक, नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके सल्फर के इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफ़र होते हैं इस पे, ये हो गया, ये तो यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, देन सल्फर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट पोजीशन में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके तो देखो इस तरह से
अभी सल्फ़र पे क्या आएगा, सल्फ़र पे आएगा आपके पॉजिटिव चार्ज आ गया, सल्फ़र ने पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लिया। अब क्या होगा कि ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है जो आपको, ये वापस इधर ट्रांसफ़र होगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र होगा, और ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे सल्फ़र। ओवरऑल आप ध्यान से देखो कि इसके बाद, मतलब मैं सीधा लिख रहा हूँ कि ये आयन बना, और ये आयन आगे फाइनली किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कुछ इस टाइप के कंपाउंड में। यहाँ से एक हाइड्रोजन H प्लस प्रोटॉन बाहर निकलेगा, एक बॉन्ड इधर आएगा, एक बॉन्ड इधर आएगा, इधर आएगा, और इस सेकंड पे कौन ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाएगा, है ना। फाइनली मतलब आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के बाद, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होने के बाद जो आयन बनता है, वो आयन जब ये सेकंड पोजीशन पर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जो आयन बनाता है ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, 3। और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद या होने के बाद ये फाइनल कंपाउंड में चेंज हो जाता है, जिसमें ये क्या करता है, एक प्रोटॉन को रिलीज करता है। मतलब इस स्टेप में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, प्रोटॉन को, यहाँ H प्लस को, ठीक है। तो इसने कितने स्ट्रक्चर शो किए, इसने 3 स्ट्रक्चर शो किए। बट अगर इसी कंडीशन को मैं ले जाता हूँ किस पर, थर्ड कार्बन पर, मान लो अब ये जो मैंने यहाँ पे जो रेजोनेंस हुआ है, ये जब सेकेंड नंबर कार्बन पर एडिशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का, या फिर फिफ्थ नंबर के कार्बन पर एडिशन होगा, सेम दोनों ही केस में सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे या सेम आयन आपको दिखेगा, है ना। अगर मान लो कि थर्ड पोजीशन पे होता, थर्ड पोजीशन पे किस तरह से होता, इस पोजीशन पे अगर मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता किसी तरह से, है ना, तो इससे भी क्या होता है, एक आयन बनता, भाई ये वाला बॉन्ड होगा जो यहाँ वाला बॉन्ड, ये ब्रेक होगा, ब्रेक होकर यहाँ पे आया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, तो ये इस कार्बन पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव। अब ये कार्बन क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, मतलब ये जो आयन बना है, सॉरी कार्बन क्या, ये जो आयन बना है आपके एडिशन के बाद, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद, तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस टाइप से कि एस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा ये, और यहाँ पे बनेगा बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसके 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ना आपको, ये वापस सल्फर को मिल जाएंगे, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, यहाँ डोनेट कर देगा, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देगा, यूँ भी कह सकते हो हाइड्रोजन। और फाइनली आप पे क्या होगा, वापस यहाँ पे प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, प्रोटॉन बाहर निकलेगा, और फाइनल प्रोडक्ट को जिस तरह से आपके थायोफिन के जो थर्ड कार्बन है उस पर आपकी एक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाएगा। तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कर रहा है कौन से, सेकेंड कार्बन पर या फिफ्थ कार्बन पर, और यहाँ पे अटैक कर रहा है थर्ड कार्बन पर या फिर फोर्थ कार्बन पर। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी कौन सी है, हायर पॉसिबिलिटी ये है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब सेकेंड कार्बन या फिफ्थ कार्बन पर अटैक करता है, तो जो आयन बनता है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर कितना है, 3, और यहाँ पे कितना है, 2। तो डेफिनेटली ये जो आयन है, ये ज़्यादा स्टेबल है, दिस आयन इज़ मोर स्टेबल। सो इससे क्या होगा, तो रिएक्शन में मैक्सिमम कौन सा आयन बनेगा, मैक्सिमम टाइम यही आयन बनेगा। 100 में से यूँ कहोगे 98 टाइम्स यही आयन बनेगा जो यहाँ पे आपके सामने है। तो फाइनल प्रोडक्ट भी कौन सा बनेगा, यही बनेगा, है ना। आयन ये बनेगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी ये होगा। इसकी बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कम है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। सेम है, फिर पायरोल के केस में भी अपन ने यही बात की थी, फ्यूरेन के केस में भी यही बात की थी, और थायोफिन के केस में भी सेम एज इट इज़ बात करें, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल के बारे में स्टडी कर देंगे। एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल में अपन सबसे पहले बात करते हैं, फिर देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ही टाइप की होती है, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, प्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, वही होती रहती है बार बार। तो मैं वापस एक बार आ जाता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में समझा दूंगा अच्छे से। FCR रिएक्शन की डिस्कशन कर लेते हैं। प्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, प्रिडल क्राफ्ट में 2 टाइप की होती हैं, अल्काइलेशन और एसिलेशन। अपन बात कर लेते हैं एसिलेशन की, सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप क्या करोगे, थायोफिन, मैंने इनके सारे के मैकेनिज्म है वो पहले एक्सप्लेन कर दिए थे, है ना मैंने,
जब मैंने पायरोल किया था सेम, इसमें भी सेम मैकेनिज्म में कोई भी चेंजेस नहीं है। और ये लिया आपने COCl, ये आपके दिस इज़ योर एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हो आप थायोफिन की, किसकी प्रेजेंस में होगी? ये स्टेनिक क्लोराइड की प्रेजेंस में होगी, मतलब SnCl4 की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो? एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हो थायोफिन की। सो क्या होने वाला, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होगा, और आपके जो थायोफिन के सेकंड या फिर फिफ्थ कार्बन पर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे जुड़ जाएगा COCH3। ये बना आपके, ये जो ग्रुप है यहाँ पे, ये एसिटिल ग्रुप है, तो इसका नाम, इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, सो इसका नाम हो जाएगा 2 एसाइटिल थायोफिनॉल, थायोफिनॉल, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। सो सॉरी, थायोफिन है ना, थायोफिनॉल नहीं, थायोफिन, 2 एसाइटिल थायोफिन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हो, पहले भी अपन ने ये रिएक्शन पढ़ रखी है। तो पहली रिएक्शन, पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एंड सेकंड एग्जांपल इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखो नाइट्रेशन भी सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। ये हो गया आपके थायोफिन। थायोफिन की रिएक्शन आपको करानी है HNO3 से। किससे रिएक्शन करानी है? HNO3 से रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। दिस इज योर एसिडिक एनहाइड्राइड, है ना। अब इसके प्रेजेंस में कराओगे, फिर वही नाइट्रेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये, तो बार बार मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि NO2 ग्रुप जब ऐड होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। तो यहाँ NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपके बनेगा H2O। तो ये NO2 ग्रुप ऐड हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो थायोफिन, 2 नाइट्रो थायो, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, 2 नाइट्रो थायोफिन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि आपका ये जो ग्रुप होता है SO3H ग्रुप का एडिशन होना, इसको अपन बोलते हैं सल्फोनेशन। तो इस केस में क्या होगा देखो, सो ये रहा थायोफिन। थायोफिन की रिएक्शन आपको यहाँ पे करानी है H2SO4 से। किससे कराओगे? H2SO4 से रिएक्शन कराओगे। किसकी प्रेजेंस में? यहाँ पे पिरिडीन की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कराओगे। किसकी प्रेजेंस में कराओगे? पिरिडीन की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कराओगे H2SO4 से। सो यहाँ पे, और ये H2SO4 कैसा होगा? ये आपके होगा कंसनट्रेट H2SO4। कैसा होगा? कंसनट्रेट H2SO4। तो सिंपल सा प्रोसेस होगा, जो पहले भी अपन इसकी स्टडी कर चुके हैं, पहले भी मैं मैकेनिज्म पूरा बता चुका हूँ किस तरह से क्या होता है। यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्या? SO3H, सल्फोनिक ग्रुप ऐड हो जाएगा सेकेंड या फिफ्थ पोजीशन पर, और यहाँ पे हो जाएगा H2O। तो ये बना आपके थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको, थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर अपन ध्यान से समझे तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो सल्फोनिक एसिड है वो कभी भी आगे नाम नहीं लिखते इसका सब्स्टिट्यूट या प्रीफिक्स के, इसका नेम जो होता है वो हमेशा कैसे लिखा जाता है? आपके प्रीफिक्स की फॉर्म में, सफिक्स की फॉर्म में ही लिखा जाता है, प्रीफिक्स की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जाता। तो ये ध्यान रखना है कि इसका नाम यही होगा आपके। तो ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ थायोफिन।